नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि ट्रेड यूनियन जो है, बैंकों की ट्रेड यूनियन जो है, उनके आह्वान पर 2 दिन के लिए बैंकों में हड़ताल हो रही है। वो जम्मू में भी इसका असर है और अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होगी और 30 जून से शुरू होगी। 30 जून से 11 अप्रैल से पंजीकरण हो रहा है। और अशोक गुप्ता जो इसका डोगरा फ्रंट का जो है प्रेसिडेंट है, उसने आज भी प्रोटेस्ट किया और कहा है कि जो भी सरकारी ज़मीनों पर जिनका कब्जा है वो खाली करवाई जाए। तो होम गार्ड ने भी प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा जिस तरह दूसरी स्टेटों में यूटी में उन्हें रेगुलाइज किया गया है, हमें भी पूरे साल काम दिया जाए, हमें भी रेगुलाइज किया जाए। और रविंदर रैना की एक बार फिर दोबारा जो है वो चर्चा में है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर ने आज सोहेल काजमी और वो जो बाकी के 3 मेंबर जो बने हुए हैं बोर्ड के, उन्हें या वहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, उन्हें सम्मान्य करने का उनका एक आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले बैंकों की बात करते हैं। बैंकों का 2 दिन की हड़ताल हो रही है और बैंक की जो ट्रेड यूनियन है, अरुण कुमार गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी है, उसने कहा है कि हमें ये जितने भी बैंक जो प्राइवेट कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट में ऐसा है और बाकी की सुविधाएं तो है ही नहीं यहाँ पे। और ऊपर से जो कस्टमर है उसे भी नहीं दे रहे। इंटरेस्ट रेट डे बाई डे कम होता जा रहा है। बाकी की जो चार्जेस है बढ़ाते जा रहे हैं। तो बैंकों को प्राइवेट करके तो और इसका मतलब है कि और ज़्यादा जो है कस्टमर पर, क्लाइंट्स के ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा इससे। नहीं, बिल्कुल इनकी जो स्ट्राइक पहली नज़र में बिल्कुल सही मुद्दों को लेकर दिखती है, क्योंकि देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल है। आज बैंकों का कामकाज जम्मू में भी प्रभावित दिखाई दिया और अरुण कुमार गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो पहली नज़र में सबको अपील करते हैं। पहली बात तो ये है कि बैंकों का आखिर क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा वो बैंक भी किए जा रहे हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं। आपको याद होगा कि एक समय था जब ये सारे बैंक निजी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनका राष्ट्रीयकरण किया ताकि गरीब आदमी भी बैंक दरवाजे के भीतर तक आ सके। वो चीज़ें अब आस्ता 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 फिर उसी दौर में जा रही है। जैसे एयर इंडिया पहले ली गई, अब एयर इंडिया फिर प्राइवेट सेक्टर में चली गई। तो कहने का मतलब है कि इनकी मांग बड़ी जेन्युइन है। इन्होंने ये भी कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लोगों को वो भी डे बाई डे कम कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट ही करिए, कई लोगों का दाल फूल का पेंशन का पैसा मिलता है, उसी पे रोटी खाते हैं, वो भी आपने तबाह कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए मांगे इनकी पहले, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। ये मजदूरों के हित में भी है और आम जनता के हित में भी। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं हम यहाँ के, रविंदर रैना, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह देते हैं जिसपे चर्चा का विषय बन जाता है और मजाक का विषय भी बन जाता है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा है एक मीटिंग में कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप छोड़ दीजिए, वापस करते हैं। और दूसरी तरफ जो रविंदर रैना है, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला, जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था मुझे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कोशिश करो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी हुकूमत बन जाए। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने यह कहा, पीडीपी को हमने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत मत बनाए वरना कश्मीर में खत्म हो जाए। सब अलग अलग से बयान इनके आ रहे हैं। सबसे पहले मजेदार बात तो यह है कि रविंदर रैना की बात जो है, रविंदर रैना जो कह रहे हैं वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये उतनी देर तक जितनी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, जितनी देर तक वो बीजेपी इनमें नहीं है, उन पर सब एलिगेशन है, वो सब बुरे हैं। यूं ही वो बीजेपी में आ जाएंगे, उनको बुला रहे हैं, इसका मतलब आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो ये गंगा से धुल जाएंगे और सारे के सारे जो है फिर एक नई पार्टी बनेगी इनके सामने से और सारे के सारे के एलिगेशन खत्म हो जाएंगे। उन पे कोई बुराइयां नहीं रहेंगी भारतीय जनता पार्टी में। एक बार उनका जो सीडी है उसके ऊपर पाँव रख दें तो सारी बुराइयां इनकी खत्म हो जाएंगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई तो इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि शोषा छोड़ने में मास्टर हैं, ये शोषा मास्टर हैं। आप देखिए ना, आपने जो कहा, इनसे पूछे भला पहले भाई, आप अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए, वो गुपकार गैंग बोलते हैं। क्या गैंग के लीडरों को आप भाजपा में शामिल करना चाहते हैं?
अगर शामिल करना चाहते हैं तो कौन सा साबुन ऐसा रखा हुआ है कि वो आएंगे तो उनके सब दाग धुल जाएंगे दाग धुल गैंग के। जाएंगे। मतलब बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है। और रविंदर राणा के बारे में तो देखो, बहुत से लोगों को ये भी कहना है, बीजेपी के लोग, विपक्ष तो बोलते ही है, कहते जी नॉन सीरियस बात करते हैं कई बार। ये अपना अपना तरीका, लोगों का अपने अपने रिएक्शन, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। और चुनावी मौसम है, इस मौसम में तो अभी और बड़े जुमले आएंगे। जी जी और जी। ऐसे ऐसे जुमले आएंगे कि आदमी की यार ये किस पार्टी का आदमी क्या बोल रहा है। अब जैसे आपने देवेंद्र राणा का जिक्र किया, देवेंद्र राणा नेशनल प्रांतीय प्रधान थे, एमएलए रहे, नगरोटा से बीजेपी में आ गए। उन्होंने जो 2 दिन पहले बयान दिया है कि मुझे कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की तरफ से आप दिल्ली जाके बात करिए, हम तैयार हैं सरकार बनाने को। लेकिन जो जिस पार्टी का जो रेफरेंस दे रहे हैं, जो उस पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तब कहा था पीडीपी को जब सरकार बनाई कि हमने कहा था कि बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। अब सच कौन बोल रहा है? उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, देवेंद्र राणा बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। और फिर कहना यही है कि देखिए चुनाव के मौसम में कौन कितनी बड़ी गन पे गोली रख के दाग सकता है। सारा खेल वही है प्रचार तंत्र का, जिसका प्रचार लोगों के दिलो दिमाग में शीशे की तरह उतर गया, उसका प्रचार कामयाब हो गया। अब बीजेपी तो भगवान मालिक मुझे है। इससे यही लगता है कि बीजेपी चाहती है कि हुकूमत बने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला भी इधर आ जाए, उमर अब्दुल्ला भी आ जाए, महबूबा मुफ्ती को भी कल कहते हैं कि तुम भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, हम हुकूमत बनाने जा रहे नहीं तो हैं। कह रहे बड़ा अजीब सा है उनके लिए फिर गुपकार गैंग नहीं गैंग होगा, नहीं रख रहे। कहेंगे गुपकार वाले बड़े आदर्श पुरुष हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बकायदा उनका गंगा स्नान कर दिया जाएगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में, और वो ले आएंगे। बिल्कुल। सी जी, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा है, वार्षिक जो यात्रा है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो रही, और इस बार जो है बड़ा उत्साह है इसमें की बात है। ये जो अमरनाथ जी की यात्रा जो है बड़ी होने जा रही है, अच्छी होने जा रही है, और लोगों का भी बहुत है कि इस श्रद्धालुओं का भी इस बार हम दर्शन करेंगे। ये 43 दिन तक चलेगी इस बार जो यात्रा है, और जो 11 अप्रैल से इसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा और 30 जून तक ये चलेगी। और बहुत उम्मीदें लगा रखे हैं कि इस बार अच्छे खासे श्रद्धालु जो है यात्रा के दर्शन करेंगे। 2 साल हो गए उनको देखते हुए, इंतजार करते हुए, कब उन्हें मौका मिले कि भोले बाबा के दर्शन कर नहीं सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए 30 जून से ये यात्रा, हमें तो मालूम है जम्मू के भगवती नगर से शुरू होती है, वहीं से यात्रा का शुरुआत होती है। और ये बड़ा सोच समझ के इस बार बड़ी व्यापक तैयारी हो रही है। पिछले दिनों तमाम तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से हमने पीपी न्यूज़लैंड ने भी चलाई थी, और किस तरह तैयारी की जा रही है। हम समझते हैं कि जिस तरह 2 साल तो बिल्कुल यात्रा नहीं हुई। और याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब विशेष रजा ख़त्म करना था और जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य को संघ शासित प्रदेश का ऐलान कर, उससे पहले ठीक 3 दिन पहले 2 तारीख को 2 अगस्त को हमारे जो गृह सचिव सूबे के थे शालीन काबरा जी जी। उन्होंने एक जारी किया था निर्देश कि भाई जितने भी लोग वैली में मौजूद हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा से मुतल्लक रखते हैं या फिर सैलानी जो घूमने आए हैं, वो सब घाटी खाली कर दें। तो तब भी यात्रा रुकेगी थी का। तो हम समझते हैं इस बार बाबा भोले के भक्तों को ये सुखद समाचार मिला है। अब ये है कि कोरोना महामारी या कोई ऐसा संकट उस वक्त ना दोबारा से पैदा हो, ये दुआ करनी चाहिए। क्योंकि भोले भक्तों का पूरे देश के, विदेशों से भी लोग आते हैं। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। तो हम समझते हैं कि उपराज्यपाल इसी कोशिश में लगे हैं कि जो पुराने 2 यात्रा नहीं, 2 साल नहीं हुई, उसकी कमी किस तरह पूरी की जाए। तो उसी तरह से एक बड़ा चाक चौबंद व्यवस्थित तरीके से तैयारी की जा रही है। तो हम तो अपनी शुभकामनाएं देंगे। उपराज्यपाल चूँकि चेयरमैन भी हैं बोर्ड के, जैसे महावैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, तो हम समझते हैं कि इस बार भोले बाबा अपनी कृपा करें और यात्रा सुगम और सुविधाजनक और सुरक्षित हो सके। श्री जी, अशोक गुप्ता जो डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू डोगरा फ्रंट के, उन्होंने आज प्रोटेस्ट भी किया और धन्यवाद भी किया है एलजी साहब का कि उन्होंने जो कुछ भूतपूर्व में जो मंत्री थे उनकी ज़मीन है उनसे खाली करवाई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें अभी हैं जिन्हें खाली करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन श्री जी, एक बात ये है, जिनकी ज़मीनें इन्होंने खाली करनी होती है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेडीए ने, आज कितने दिन हो गए रोज़ सड़कों पे लोग उतर जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं हम पीला पंजा उनके घर के ऊपर आगे खड़ा होता है, तोड़ रहा होता है। और रोज़ यही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी हाल, जहाँ दुकानों से सामान उठाया जा रहा है या सब कुछ हो रहा है, वो चिल्लाते हैं बार बार कि हमें पहले क्यों नहीं बताया जाता, हमें क्यों नहीं बताते कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तब भी क्यों नहीं कहते हैं, जब बन के सब कुछ तैयार हो जाता है, पैसे खा लेते हो, सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद तोड़ने आते हो
और जिनको आपने बचाना होता है उनको नोटिस देते हो, नोटिस लेके स्टे लेते हैं, स्टे लेके ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाके उनको कंपाउंड किया जाता है और मामला खत्म हो जाता है। मतलब ये दोहरे मापदंड क्यों है? नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, जो हमारे सूबे के डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर निर्मला सिंह, उन्हीं का एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक तरफ ये कह रहा है जेडीए कि इलीगल बना है। भैया इलीगल बना है, अगर यही किसी गरीब आदमी का होता तो अब तक तो उसको आप तबाह कर देते बुलडोजर चला के, जैसी भी। उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, जिसको लेकर एक विसल ब्लोवर ने केस लगाया इनके खिलाफ, ये जाके स्टे लिया है वहां जाके ट्रिब्यूनल से। ट्रिब्यूनल भी हम क्या, चूंकि एक न्याय का जरिया है उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये देखा है कि गरीब को इंसाफ या तो मिलता नहीं, और मिलता तो बड़ी देरी से मिलता है। और जो उच्च रसूख लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उन पर पीला पंजा दिखाई भी नहीं देता। और आप देखिए ना, जैसे ताज मोइनुद्दीन का जिक्र किया, जो प्रोटेस्ट में अशोक गुप्ता बोल रहे हैं, यही अगर मंत्री आज होते तो ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां जाके उसके द्वार पे वो पीला पंजा खड़ा करके साथ है। सबको पता है इलीगल है, और ये पूरा इलाका जितना जहाँ ये तोड़ा है वहाँ मैक्सिमम कब्जे किए हुए लोगों ने। और जिस प्रकार लोग सारी सरकारी जमीनें, यहाँ तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने दिल्ली इलाके में जम्मू के ऐसे ऐसे जगह के ऑर्डर कर रखे हैं डिमोलिशिंग के, पीला पंजा नहीं चलता। शेख शकील अहमद ने उसमें पेश भी हुए, शेख शकील अहमद ऑर्डर भी हुए, वहाँ पर जेडीए की फाइलें बंद हो जाती है और पीला पंजा किसी कोई कंबल ओढ़ के सो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम उसकी डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सेना के साथ लगता है। अगर सेना के साथ ना लगता होता तो कब का कंपाउंड होता। वो तो सुरक्षा के लिए भी खतरा है, देखा जाए खतरा है। अब चूंकि उसका फैसला रिजर्व रखा है, अब देखते हैं फैसला कोर्ट का क्या आता है, कब आता है और क्या आता है, कब और क्या आता है, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज होम गार्ड जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ तो हमें पूरा साल काम दें, हमें भी ड्यूटी जब से 370 थी तब भी हमारा यही हाल था, 370 खत्म हो गई अभी हमारा यही हाल है, ड्यूटी बनने के बाद भी हमारा यही हाल है। बाकी जिस तरह से दूसरी स्टेट दूसरी यूटी में जो फैसिलिटीज मिलती है होम गार्ड के लिए, हम भी पूरी ड्यूटी देते हैं, हमसे भी पूरा काम देते हैं और पूरा साल हमसे काम ले, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें भी तो पक्का करें, हमें भी कल को घर पे क्या लेके जाना है, क्या बच्चों को क्या खिलाना है, बाकी को क्या देना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इनकी जो प्रधान महिला जो आज बोल रही थी, मैं देख रहा था, ये बड़े हैरत होता है कि जम्मू कश्मीर में मतलब एक तरफ से इसको आपने कह दिया जी 370 तोड़ दी और यूटी भी बना दी, अब तो पूरा दिल्ली का अधीन है। पूरे देश के अंदर कमोबेश, एक आध राज्य का मैं कह नहीं सकता, सब जगह होमगार्ड रेगुलराइज है। सब जगह एक सिस्टम है होमगार्ड का, लेकिन यहाँ नहीं है। मतलब अगर पहले की मान लो हुकूमतों ने ये गड़बड़ियाँ की हैं, उदासीनता रवैया रहा है, लेकिन भाई अब तो आप यूटी हैं, तो आप जो कंसर्न अधिकारी हैं होम के, या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनके साथ देखिए कईयों की उम्र बीती जा रही है। वही बात आपकी, कईयों के बच्चे सियाने हो गए हैं, पढ़ाई है, बच्ची हैं, उनकी शादी ब्याह है, इन चीज़ों को थोड़ा मान्य तरीके से भी देखना चाहिए। ये नहीं कि लकीर, तभी लोग कहते हैं ना कि लोकशाही होनी चाहिए, लेकिन कई बार लोकशाही में भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। जैसे यहाँ 370 जब तक नहीं टूटी थी, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समुदाय के लोगों या गोरखा, उनकी यहाँ की पूर्ववर्ती सरकार ने सुध नहीं ली। हम इस बात के लिए मोदी सरकार की बार बार तारीफ करेंगे कि उन्होंने ये साहसिक कदम उठाया और करके दिखाया कि जिनके तुम मानवाधिकारों का हनन कर रहे थे, चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, वाल्मीकि समुदाय के लोग या गोरखा, उनको यहाँ की नागरिकता दिलाई। तो हम समझते हैं सरकार को समझना चाहिए, एक जेन्युइन मुद्दा है वो जो मांग कर रहे हैं। अब जिन्होंने सुरक्षा करनी है, होमगार्ड जो बेचारे कहाँ लगाए जाते हैं, आपदा आती है तब लगाए जाते हैं, अगर आप उनको मुसीबत में डालेंगे तो फिर तो ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। सीसी आज जम्मू सिविल सोसाइटी है जो आर्ट कल्चर है, उनमें वो जो हम 3 मेंबर बोर्ड के जो बने वक्फ बोर्ड के, उनको माननीय एलजी साहब उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। सोसाइटी ने उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोहेल काजमी भी हैं और बाकी 2 भी हैं। उनको आज एक फंक्शन में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा ये कार्ड है उनका, जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर।
जे एंड के वक्फ बोर्ड को, ये वहाँ पर जो परमंडल का ब्रिज है, होटल विराज सरोवर पोर्टिको, शाम 4 बजे कार्यक्रम है। और इसमें इनके प्रधान मोहम्मद असलम कुरैशी रिटायर IAS अफसर हैं, बड़े अहम पदों पर रहे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। और खालिद हुसैन साहब जो DC पुंछ रहे हैं, वो भी बड़े काबिल। हाँ, और एक नसीम मलिक साहब वाइस प्रेसिडेंट। हम समझते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि नए जो लोग बने हैं, जैसे आपने बताया, हमारे दोस्त भी है और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सुहेल काजवी, उनको उनको और उनकी जो टीम बाकी है, उसमें दरक्षा अंतरा भी है, तो उन सबको सम्मानित किए जाएंगे। और इस मौके पर उपराज्यपाल साहब का भी सम्मान होगा, क्योंकि वो हेड है स्टेट के हमारी। तो हम समझते हैं, शुभकामनाएं PP न्यूज़ लाइन की तरफ से, और हम उम्मीद करेंगे कि JNK के वक्फ बोर्ड जो बना है, ये अपने समुदाय की बेहतर ढंग से सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।